हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने दर्पण सूत्र और दर्पण सूत्र से संबंधित प्रश्न इन सबको अच्छे से कवर कर लिया था। अब आज की इस क्लास से हम लोग हमारा अगला टॉपिक अपवर्तन जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत। एक बार जल्दी से बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है क्या, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सा सेशन। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा मेंशन करेगा हैशटैग जिद कर, हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन। और फिर आप सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन। हेडिंग लगाएं अपवर्तन रिफ्रैक्शन। अपवर्तन रिफ्रैक्शन। चलिए, तो परावर्तन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? परावर्तन में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि आपकी जो प्रकाश किरण है वो प्रकाश किरण एक माध्यम से आए, चिकनी सतह से टकराए और टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाए। तो इस घटना को अपन परावर्तन के नाम से जान रहे थे, राइट? आपको आज की क्लास के लिए ज्यादा कुछ प्रीवियस नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। अब आज की क्लास को डायरेक्टली भी समझ पाएंगे। तो अब अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है ना? और प्रवेश करने की घटना की हम बात कर रहे हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है और प्रवेश घटना करने की घटना को हम के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, ये आपका पृथक्कारी पृष्ठ है। इसको हम पृथक्कारी पृष्ठ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग कर रहा है ना? ये आपका पृथक्कारी पृष्ठ है। पृथक्कारी पृष्ठ के ऊपर है माध्यम 1 और पृथक्कारी पृष्ठ के नीचे है माध्यम 2, राइट? आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जैसे ही हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, हमारे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। क्या ये सत्य है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो हमने पढ़ रखा है फंडामेंटल्स में, या आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसके साथ उसकी चाल बदल जाती है। स्पीड कम होती है, बढ़ती है, ये तो बात की बात है। बस प्रकाश की चाल बदलती है, इस बात को समझे। तो मान लेते हैं आपकी प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही थी, ये आपकी हो गई आपतित किरण। ये प्रकाश किरण आपकी इस प्रकार से आ रही थी, तो ये आपकी प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही थी, और ये आपकी हो गई आपतित किरण, है ना? ये आपकी हो गई आपतित किरण। आपकी प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आ रही है वो बिंदु ये है, और ये बिंदु हो गया आपतन बिंदु, है ना? ये बिंदु हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अपन एक अभिलंब बनाएंगे, तो आपतन बिंदु पर ये आपका बन गया एक अभिलंब। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, ये हो गया आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब अगर इस प्रकाश किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, अगर इस प्रकाश किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता,
तो ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी जाती इस प्रकार से। सही बात है। अगर इस प्रकाश किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ये प्रकाश किरण सीधी आती। पर इस प्रकाश किरण को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ध्यान से देखें, अगर इस प्रकाश किरण को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता तो ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी जाती। राइट। पर इस प्रकाश किरण को डिस्टर्ब किया जा रहा है। कैसे डिस्टर्ब किया जा रहा है? यार इसका माध्यम चेंज कर दिया। पहले ये इस माध्यम में जा रही थी, अब आपने इसको इस माध्यम में भेज दिया। तो जब आपकी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपने पढ़ रखा है, आप जानते हो इस बात को, कि उसकी चाल बदल जाती है। तो होगा क्या, इसकी चाल बदलने के कारण ये अपने वास्तविक पथ से हट जाएगी। ये जो प्रकाश किरण है जो आपको दिख रही है, इसके साथ क्या होगा, ये अपने वास्तविक पथ से क्या होगा, हट जाएगी। अब अगर मैं आने वाली किरण और अभिलंब के बीच के कोण की बात करूं तो ये आपका होगा एंगल आई। सही बात है, एंगल आई। एंगल आई क्या होगा? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण। एंगल आई क्या होगा? आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य कोण। तो एंगल आई क्या होगा? आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य कोण। तो जो प्रकाश किरण है वो प्रकाश किरण डिस्टर्ब तो होगी, 100% बात सही है। डिस्टर्ब कैसे होगी? डिस्टर्ब कैसे होगी? डिस्टर्ब कैसे होगी? या तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। भाई दो काम हो सकते हैं। प्रकाश किरण जिस रास्ते पे आ रही थी बेटा, ये तो 100% तय है कि अब उस रास्ते पर नहीं जाएगी। प्रकाश किरण जिस रास्ते पर आ रही थी, अब 100% तय है कि आपकी प्रकाश किरण उस रास्ते पर नहीं जाएगी। प्रकाश किरण जिस रास्ते पर आ रही थी, अब 100% तय है कि आपकी प्रकाश किरण जो है वो उस रास्ते पर नहीं जाएगी। तो क्या होगा प्रकाश किरण के साथ? या तो प्रकाश किरण के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, या तो आपकी प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी, और तो कुछ हो नहीं सकता। ये जो आ रही थी या तो ये ऐसे जाएगी, अगर ये प्रकाश किरण अपने रास्ते से हट करके इस तरीके से चली गई तो इसको बोलेंगे अभिलंब से दूर हटना। क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब से दूर हटना। इसको बोलेंगे अभिलंब से दूर हटना। तो या तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है बेटा, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाए। अभिलंब की ओर झुक जाए मतलब इस प्रकार से चली जाए, इसको बोलेंगे अभिलंब की ओर झुकना। अभिलंब की ओर झुकना। अगर अभिलंब से दूर हटती है तो ये हो जाएगा आपका, और अभिलंब से दूर हट के जा रही है तो ये आपकी अपवर्तित किरण कहलाएगी। ये सारे नाम आप देखें, ये आपकी अपवर्तित किरण कहलाएगी। अगर ऐसा होता है कि अभिलंब से दूर हटती है तो आपकी अपवर्तित किरण आर जो है वो ग्रेटर देन आई होगा। एंगल आर जो है वो ग्रेटर देन आई होगा। और एंगल आर क्या है? एंगल आर है अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के मध्य कोण। सही है। और अभिलंब की ओर झुक जाती है तो ये अभिलंब के साथ जो इसका एंगल बनेगा वो एंगल आर ये होगा यहाँ पर। तो अगर अभिलंब से दूर हटती है तो एंगल आर बड़ा होगा एंगल आई से, और अभिलंब की ओर झुकती है तो एंगल आर छोटा होगा एंगल आई से। अब समझने वाली बात ये होगी फ्यूचर में कि ऐसा कब होगा कि अभिलंब से दूर हटे, और ऐसा कब होगा कि अभिलंब की ओर झुके। ये सोचने वाली बात होगी, ये समझने वाली बात होगी। इसके लिए हम आगे विचार करेंगे कि ऐसा कब होगा, पर ये दो में से कोई एक चीज होगी। क्योंकि अगर प्रकाश किरण बिल्कुल उसी रास्ते पे निकल जाए तब तो माध्यम चेंज हुआ ही नहीं। अगर माध्यम चेंज होगा तो या तो 100% अभिलंब से दूर हट रही होगी या 100% अभिलंब की ओर झुक रही होगी। अभी दोनों डायग्राम बनाओ, मैं इसकी लैंग्वेज यहां पर लिख रहा हूं, उस लैंग्वेज को भी साथ साथ लिख दो कि अपवर्तन का मतलब क्या है ना। चलिए, जब कोई प्रकाश किरण
एक माध्यम से, अभी अपन ये भी समझ लेंगे कब क्यों कैसा होगा, ये कब होगा और ये कब होगा, है ना, अभी समझ लेंगे अपन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने वास्तविक पथ से विचलित होती है। तब वह अपने वास्तविक पथ से विचलित होती है। इस परिघटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए और दोनों डायग्राम बनाइए, फिर अपन अपवर्तन के नियम जो है उनको डिस्कस करेंगे। हो गया बेटा, चलो अब हेडिंग लगाओ, अपवर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो बेटा, अपवर्तन के नियम देखें, अपन शुरू करें। चलो ऑर्गेनिक आज से स्टार्ट हो गई नहीं बेटा, तो अपन ऑर्गेनिक को वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने नोटिफिकेशन डलवा दिया था कि ऑर्गेनिक को जो है अपन वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहे हैं।
है ना। ऑर्गेनिक को अपन वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्या हुआ? चलो देखो, वन शॉट वन शॉट वन शॉट, सब होगा बेटा, सब होगा। चलिए देखते हैं। अब यहां से ध्यान से समझना, क्योंकि अब जो आप सीखने जा रहे हो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपवर्तन के नियम। सबसे पहले अपन देखते हैं रूल नंबर 1, अपवर्तन का रूल नंबर 1 देखते हैं। अपवर्तन का रूल नंबर 1 ये है, जैसे परावर्तन में था सेम वैसे ही, कि आपकी आपतित किरण जिस तल में आ रही है, अभिलंब जिस तल में है, उसी तल में अपवर्तित किरण होगी। तो फर्स्ट लॉ इज वेरी सिंपल, कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। लिखें, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। ये चीज बेटा, ठीक है, तीनों एक ही तल में होती है। ये तो आसान सा नियम है भाई। तल का मतलब समझते हो ना? तल का मतलब क्या होता है? तल का मतलब होता है जो प्रकाश किरण आ रही है, आप ऑब्जर्व करें, जैसे प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो ये इसका तल हुआ। प्रकाश किरण अगर ऐसे जा रही है तो ये इसका तल हुआ। प्रकाश किरण जिस तल में है, जो एक्स वाई या जो दो विमाओं का बना हुआ समूह या तल, जिसको प्रकाश किरण जिसके अंदर आ जाएगी, उसी को अपन क्या बोल देंगे? उसी को अपन बोल जाएंगे, उसी को अपन बोल जाएंगे, उसी को अपन बोल जाएंगे तल। सिंपल सी बात है। तो जैसे यहां पे इस एग्जांपल में देखें बच्चों, तो आपतित किरण इस बोर्ड के तल में है, अपवर्तित अभिलंब भी इस बोर्ड के तल में है, तो अपवर्तित किरण भी इसी बोर्ड के तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, सेकंड लॉ पे आते हैं। रूल नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बहुत ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट यही रूल है। रूल नंबर 2 ये है कि आपतन कोण की जा, मतलब आई का जो साइन होता है, आपतन कोण की जा डिवाइड बाय अपवर्तन कोण की जा। जा मतलब होता है आपका साइन थीटा। तो आपतन कोण का जा मतलब आपतन कोण का साइन थीटा, अपवर्तन कोण का जा मतलब अपवर्तन कोण का साइन आर। ये जो है एक नियतांक होता है जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये है रूल नंबर 2। और प्रकाश किरण अगर 1 से 2 में जा रही है तो ये ऐसे लिखा जाता है 2 1। अभी समझाऊंगा इसका मतलब। पहले इस बात को समझें कि नियम क्या कहता है। दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए, मतलब आप फिक्स कर लो आपका माध्यम क्या है उसके लिए, और दूसरा प्रकाश के एक निश्चित वर्ण के लिए एक कलर फिक्स कर लो कि प्रकाश का कौन सा कलर लोगे। उसके लिए साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? साइंटिस्ट लोगों ने दो चीजें फिक्स कर दी। मैं इसको आपको और समझाता हूं अच्छे से, चिंता मत करो। और इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। अभी अगले पेज पे इसको शानदार तरीके से समझेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखवाऊंगा मैं आपको अभी। पहले सुन लो, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया उसकी लैंग्वेज लिख लो पहले। सेकंड लॉ है स्नेल का नियम।
स्नेल का नियम कहता है दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए एवं प्रकाश के निश्चित वर्ण के लिए प्रकाश के निश्चित वर्ण, वर्ण का मतलब समझते हो कलर, निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अभी सब समझ में आ जाएगा, लिखते जाओ पहले। अपवर्तनांक कहते हैं, अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले किया क्या साइंटिस्ट लोगों ने वो देखो। साइंटिस्ट लोगों ने ये किया बेटा कि एक तो उन्होंने दो माध्यम फिक्स कर लिए, हवा पानी, हवा कांच, कांच पानी, कांच हवा पानी, हवा कांच पानी, कुछ भी दो, तेल पानी, तेल कांच, कुछ भी दो उन्होंने माध्यम फिक्स कर लिए कि हम इन दो माध्यमों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये लिखा है देखो, दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए, इसका वही मतलब है, उन्होंने माध्यम फिक्स कर लिए। सेकंड चीज उन्होंने क्या फिक्स कर ली, प्रकाश का रंग फिक्स कर लिया कि व्हाइट कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, कौन सा कलर लेना है। उसके बाद खेल शुरू हुआ, एक मिनट, उसके बाद खेल शुरू हुआ। खेल ऐसे शुरू हुआ कि उसके बाद उन्होंने फिर एक मजेदार चीज करी कि अलग अलग कोण के ऊपर प्रकाश को फेंकना शुरू किया। ये दो चीजें फिक्स करने के बाद उन्होंने अलग अलग आई पर प्रकाश को फेंका और उसके लिए अलग अलग आर उनको कैलकुलेट हुए, अलग अलग आई उन्होंने भेजा, अलग अलग एंगल के ऊपर प्रकाश को भेजा, प्रकाश का वर्ण फिक्स कर लिया, माध्यम फिक्स कर लिया, फिर अलग अलग एंगल पे प्रकाश को फेंका, तो अलग अलग एंगल पे प्रकाश को फेंका तो अलग अलग आर उनको प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने आई और आर की एक टेबल बनाई। फिर उन्होंने क्या किया, आई से साइन आई कैलकुलेट किया दिमाग लगा करके और आर से साइन आर कैलकुलेट किया। फिर उसकी एक टेबल बनाई, तो उन्होंने पता है क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो एक कांस्टेंट आ रहा है। और ये कांस्टेंट तब आ रहा है जब आपने माध्यम फिक्स कर दिया, कलर फिक्स कर दिया। अगर कलर चेंज कर दोगे तो आई आर के मान चेंज हो जाएंगे, पर फिर भी वापस से साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट आएगा, पर उसकी वैल्यू वो नहीं होगी जो पहले थी। समझ रहे हो, जैसे माध्यम आपने लिया हवा और कांच, तो उसके लिए साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट आएगा, पर अलग कांस्टेंट आएगा। और अगर आपने कांच और पानी लिया तो उसके लिए भी साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट आएगा, बट अलग टाइप का कांस्टेंट आएगा। ओके बेटा, चलो ये सब तो आपको याद होगा, बढ़िया बात है। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि भाई ये अपवर्तनांक क्या चीज होती है, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर को किसके बराबर किया गया है, साइन आई अपॉन साइन आर को बराबर किया गया है अपवर्तनांक के। अभी सिंपल मैं अपवर्तनांक के लिख रहा हूं। तो अगला शानदार सवाल कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो शुरू करें। हेडिंग लगाओ अपवर्तनांक, हेडिंग लगाओ अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए शुरू करें। बेटा अपवर्तनांक को हमेशा
ऐसा लिखा जाता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं ना, ये पूरा स्नेल का नियम है, ये स्नेल का नियम है। ओके, अपवर्तनांक को ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो n21 लिखा है, तो n21 को इस प्रकार से लिखा जाता है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। n12 को कैसे पढ़ा जाएगा, ऐसे जीवन में n34 लिखा हो उसको कैसे पढ़ोगे, n67 लिखा हो उसको कैसे पढ़ोगे, पहले पैटर्न समझो। सर साइन यू क्यों लिया, कॉस क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्नेल ने जब ऑब्जर्व किया तो साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट आ रहा था। जब कोई साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई रिलेशन निकल जाएगा, कभी कभी ऐसा निकल जाता है, जैसे आपको पता है आपके कूलाम के नियम में क्या होता है, Q1 Q2 का जो गुणनफल है उसको जब बढ़ाते हैं तो बल जो है उसके साथ साथ समानुपातिकता के साथ में बढ़ता है, तो हम बोल देते हैं कि F समानुपाती है Q1 Q2 के। तो इस प्रकार से साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन सब बातों का पता लगाते हैं बेटा, ठीक है। ओके, चलो n12 को कैसे देखेंगे, n12 होता है माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, राइट। n34 को कैसे लिखेंगे, माध्यम 3 का अपवर्तनांक माध्यम 4 के सापेक्ष। आप खुद लिख के देखो बेटा, सब समझ में आएगा, ऐसे घबराया मत करो, खुद से लिखो, खुद से कैलकुलेट करो। n67 को कैसे लिखेंगे, माध्यम 6 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 7 के सापेक्ष, हाँ? माध्यम 7 के सापेक्ष। पढ़ने का तरीका आ गया, हाँ सर आ गया। अब इसको परिभाषित कैसे किया गया ध्यान से देखना, n21 होता है, अब यहां से कुछ दिमाग लगेगा नया, n21 होता है V1 अपॉन V2, जो पहले लिखा है वो नीचे आएगा। V1 अपॉन V2 का मतलब क्या, V1 का मतलब है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, इसका मतलब क्या हुआ, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। V2 का मतलब क्या हुआ, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ऐसे। अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा आपको कि हाँ सर ये क्या चीज है, ओके वेरी गुड। n12 क्या होगा, n12 को अपन कैसे लिखेंगे, n12 लिखा जाएगा V2 अपॉन में V1, राइट। n34 कैसे लिखा जाएगा, V4 अपॉन में V3। n67 कैसे लिखा जाएगा, V7 अपॉन में V6, राइट। अब जैसे मान लो अकेला ऐसे लिखा हुआ हो n1, तो उसका क्या मतलब है, अकेला ऐसे लिखा हो n2 तो उसका क्या मतलब है, चेक करो, सोचो एक सेकंड, एक सेकंड आया बस में।
हाँ जी बच्चों, N1 चेक करते हैं। N1 होता है, अब देखो ध्यान से समझना, 1 के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, 1 के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। आप पैटर्न को समझो, 2 के आगे जो लिखा है इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष, इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष, इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक कुछ नहीं के सापेक्ष, कुछ नहीं मतलब क्या होता है, निर्वात। तो यह हो गया माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक इसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। यह हो गया माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। राइट, कैसे लिखते हैं, जो पहले लिखा है उसमें प्रकाश की चाल यहां पर आती है, जो बाद में लिखा है उसमें प्रकाश की चाल ऊपर आती है। तो बाद में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब हवा है, तो हवा में प्रकाश की चाल c होती है, c होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, c होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और v1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। सही है। अब N2, N2 के आगे देखते हैं क्या है, कुछ नहीं लिखा भाई, N2 के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब यह है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, किसके सापेक्ष, या ये क्या है, ये क्या है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। तो वो क्या होगा, इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, V2 है तो V2 नीचे आ जाएगा, C अपॉन में V2। आ रहा है बेटा समझ में, आ रहा है सर। और किसी का भी अपवर्तनांक जो अपन निर्वात के सापेक्ष देखते हैं, किसी का भी अपवर्तनांक जो अपन निर्वात के सापेक्ष देखते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो किसी का भी अपवर्तनांक अपन जब निर्वात के सापेक्ष देखते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसको अपन माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं, इसको अपन माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। इसको अपन माध्यम 2 का, इसको अपन माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। चलो अब एक गेम और देखते हैं। एक काम करो, तुम जरा N1 अपॉन N2 करके देखो। N1 क्या होता है, C अपॉन में V1, N2 क्या होता है, C अपॉन में V2। तो ये हो गया V2 अपॉन V1, C से C कट जाएगा। तो मुझे ये बताओ ये V2 अपॉन में V1 क्या चीज है, देखो V2 अपॉन में V1 देखो क्या चीज है, V2 अपॉन में V1 है N12, मतलब ये बराबर है N12 के, मतलब N1 अपॉन N2 किसके बराबर आ रहा है, N12 के बराबर आ रहा है। यस और नो, ये एक नया रिलेशन निकल करके आ गया, ये एक नया रिलेशन निकल करके आ गया। N12 क्या है, अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, N1 क्या है सर, N1 तो वही है ना, माध्यम 1 का हवा के सापेक्ष, जी हां बिल्कुल, N1 है माध्यम 1 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। और N2 क्या है प्यारे बच्चों,
माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। पूरा लिखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, शानदार, बिंदास पढ़ो। इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं 1 या 2 का, है ना। इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं 1 और 2 का। इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं 1 और 2 का, राइट। चलो अब एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे ही हंसते हंसते कट जाए रास्ते की तरह। n बराबर क्या होता है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, सही है। अब समझना, अब एक नई चीज सिखा रहा हूं। अगर किसी माध्यम में, कम ऑन, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम हुई तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा होगा। मतलब अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम हुई तो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हुई तो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होगा। क्या ये सच्चाई है? आराम से देखो, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम हुई तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हुई तो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होगा, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है। सी तो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान भी फिक्स है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जहां प्रकाश की चाल कम है उसके लिए n का मान ज्यादा होता है, और इसे अपन कहते हैं सघन माध्यम। जहां प्रकाश की चाल ज्यादा है वहां निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कम होता है, और उसे अपन कहते हैं विरल माध्यम। यह होता है सघन और विरल का लॉजिक। सघन मतलब गाढ़ा, जहां प्रकाश धीरे चल रहा हो, पर जहां प्रकाश धीरे चल रहा है उसके लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा। विरल मतलब हल्का, जहां प्रकाश तेज चल रहा हो, तो जहां प्रकाश तेज चलेगा वहां पे निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कम होगा। जैसे मान लो n2 इज ग्रेटर देन n1 है, तो जिसके लिए n का मान ज्यादा है वो माध्यम सघन हो गया, यहां प्रकाश धीरे चलेगा, और जहां n1 कम है वो माध्यम विरल हो गया, राइट। अब हम हमारे लॉजिक पे आते हैं। अब आपको मजा आएगा लॉजिक समझने में। हम दो केस ले रहे हैं, इधर माध्यम है n1, इधर माध्यम है n2। एक बार हम प्रकाश को सघन से विरल में भेज रहे हैं, और एक बार हम प्रकाश को जा तो 1 से 2 में रहा है, और n1 आपका विरल है और n2 आपका सघन है। जरा चेक करते हैं किस हिसाब से कहानी बनती है। ये प्रकाश किरण आपकी आपतित होती है एंगल आई पर इधर, और ऐसे ही आपकी प्रकाश किरण आपतित होती है इधर, सेम, ठीक है। आपको पता है स्नेल का नियम होता है sin i अपॉन sin r बराबर n21। जहां प्रकाश जा रहा है ये क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश जाए वो पहले आता है। ये प्योर फिजिक्स है बेटा, इसमें 1% की भी मिलावट नहीं है, ध्यान से पढ़ना इसको। और 1 का मतलब होता है जिस माध्यम से प्रकाश आए, जिस माध्यम से प्रकाश आए, राइट। तो sin i अपॉन sin r बराबर n21, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, sin i अपॉन sin r बराबर n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं बेटा। हाँ सर, देखो ना, n1 अपॉन n2 बराबर n12,
तो N21 किसके बराबर होगा? N2 अपॉन N1 के, सेम। जो यहाँ है वो यहाँ आता है, जो यहाँ है वो यहाँ आता है। अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक का देखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब समझने की कोशिश करना, N1 सघन है, N2 विरल है, मतलब N1 ज्यादा हुआ N2 से। सही बात है, ये वाला लॉजिक सही बात है। अगर N1 ज्यादा हुआ N2 से तो यहां N1 के सामने कौन है? R है, तो R ज्यादा होगा I से। आराम से सोचो भाई, साइन आई अपॉन साइन आर N2 अपॉन N1 है। अगर N1 ज्यादा है N2 से तो N1 के सामने जो है वो ज्यादा होगा ऊपर वाले से, तभी तो रेशियो बराबर आ पाएगा। तो R ज्यादा होगा I से। R I से ज्यादा कब हो सकता है? जब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाए। R I से ज्यादा कब हो सकता है? जब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटे। तो याद रखें, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और ये इसका कारण है कि ऐसा क्यों होता है। प्योर फिजिक्स। इधर आते हैं, लॉजिक तो यहां पे भी सेम लगेगा। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N। प्रकाश किरण जहां पर जा रही है, सर 1 से 2 में जा रही है तो यहां पे 2 आएगा, जहां से आ रही है वो बाद में आएगा। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1। तो ध्यान से देखें, N2 ज्यादा है N1 से, तो N2 यहां पे सघन N2 है ना, तो N2 ज्यादा है N1 से। अगर N2 ज्यादा है तो I भी ज्यादा होगा, मतलब I ज्यादा होगा R से, मतलब R कम होगा I से। R कम कब हो सकता है? जब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाए, तभी R का मान I से कम आ सकता है। तो इसीलिए ऐसे केस में प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो इसीलिए ऐसे केस में अब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। ये अपवर्तन के मोटे मोटे लॉजिक तो थे, वो मैंने आपको सारे समझा दिए। अब कमेंट सेक्शन में बताओ आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया आपको? क्योंकि आपने भले ही कहीं भी पढ़ा हो, मेरे को पता है आपने 10th क्लास में भी ये चीज पढ़ रखी होगी, ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, आपने 10th में पहले से पढ़ रखा होगा। बट जब हम 12th में किसी चीज को पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, 100%, कहीं कोई कंफ्यूजन रहे नहीं। अपवर्तनांक क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सघन किसको बोलते हैं, विरल किसको बोलते हैं, प्रकाश किरण जाती है तो ऐसा क्यों होता है, कुछ भी रटना नहीं पड़े यार। 45 मिनट में आपने पूरा सघन विरल अच्छे समझ लिया। अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास होकर के कमेंट लगा सकते हैं, बिंदास होकर के कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो फिनिश हुआ। अब अगली क्लास में मैं आपको और शानदार चीजें सिखाऊंगा। अब आप गोलीय प्लस से अपवर्तन ये सब पढ़ेंगे। बट आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज करके रखना, कहीं दिक्कत आए लेक्चर को एक बार वापस देख लेना, और आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि सघन विरल, विरल सघन क्या होता है, प्रकाश किरण इधर से इधर जा रही है तो माध्यम से दूर क्यों हट रही है, इधर आ रही है तो माध्यम की इसकी तरफ क्यों झुक रही है, दूर हटने का कारण क्या है लॉजिकली, पास आने का कारण क्या है लॉजिकली, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस बुधवार से आपकी कक्षा में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होने जा रही है, तो बुधवार से सभी बच्चे ऑर्गेनिक की क्लास में जरूर आए। नमस्कार बेटा, जय हिंद।